आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बुधवार की शाम है, 7 जुलाई तारीख है और आ गए हैं हम लेकर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। दिल्ली में हलचल है आज, पता ही है आपको। 43 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, कुछ की छुट्टी होनी है और कुछ का प्रमोशन हो गया है। पूरे दिन से फेरबदल पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट से बात करेंगे और बैक स्टेज क्या चल रहा था ये भी जानेंगे। एक नया मंत्रालय बनाया है मोदी सरकार ने, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और एक खबर बंगाल से है, वहां विधान परिषद बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सवाल भी कई पैदा हुए हैं, तो उनसे 2-4 होंगे। और आखिर में दिलीप कुमार साहब को विदाई देंगे। आज सुबह उनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। जी शुक्रिया नितिन। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के पहले मौजूदा कई सारे मंत्रियों ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे दिग्गज कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इसके पहले लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने और उससे पहले लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल के नेता बनाने के दोहरे झटके से तिलमिलाए चिराग पासवान ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिराग पासवान ने पार्टी संविधान की दुहाई देते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, जिसके तहत नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के कामों को हटा दिया है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने सोमवार यानी 12 जुलाई से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान सिर्फ अध्यापकों को स्कूल में उपस्थित होने का आदेश दिया है। छात्रों को अभी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, इस पर फैसला आना बाकी है। कैरिबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवे नेल मोसे की उनके घर पर हत्या कर दी गई है। हमले में उनकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हैती के प्रधानमंत्री ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रपति मोसे की उनकी घर पर हत्या कर दी गई है। दिलीप कुमार को मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के जवानों ने फायर कर दिलीप कुमार को आखिरी सलामी दी। और इस बार जेफ बेजोस ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो है किसी एक इंसान के पास अब तक की सबसे ज़्यादा संपत्ति का, क्योंकि उनके पास अब 211 अरब डॉलर यानी 15.74 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। ये आंकड़ा ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल सांसदों से भरा था। मौका था नए मंत्रियों के शपथ लेने का। 43 चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जबकि कई दिग्गजों को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। इनमें कुछ नामों पर पहले से चर्चा तेज थी, मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया, पशुपति पारस, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल। कई ऐसे भी थे जिनका प्रमोशन हुआ, अनुराग ठाकुर जी, किशन रेड्डी, हरदीप पुरी, ये सभी प्रमोट हो गए। और इसके पहले कुछ दिग्गजों के इस्तीफे का समाचार भी आ गया था, जिसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम शामिल था। अश्विनी चौबे, जो स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, उन्हें भी चलता कर दिया गया है। और बंगाल में हार का असर भी इस विस्तार में दिख रहा है, क्योंकि अब जो है बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी भी मंत्री नहीं रहे हैं। तो हमने इस पूरे फेरबदल पर बात की इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर कौशिक डेका से। कौशिक जी, पहला सवाल तो मेरा यही है कि इस कैबिनेट रीशफल से क्या साधना चाह रही है बीजेपी और सरकार? क्यों जरूरी लगा प्रधानमंत्री को ये बात तो तय है कि बीजेपी सरकार और मोदी थोड़े तनाव से गुजर रहे हैं कोविड को लेके और देश की इकोनॉमी को लेके। इससे उलझने के लिए मोदी जी को एक सशक्त टीम की जरूरत है, जो उन्होंने सोचा कि थोड़ा जवान टीम और इससे शायद दक्ष टीम, जो अभी मोदी जी के साथ जो टीम है उससे दक्ष टीम वो चाहते थे। तो एक नया कैबिनेट लगभग आप देखेंगे तो नए फेसेस है, 36 नए फेसेस आ गए हैं। 43 उनमें से 7 पुराने फेसेस है जिनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। तो एक तरह से एक नया मिनिस्ट्री ही फॉर्म कर लिया है मोदी जी ने, और कुछ मिनिस्टर्स को सैक भी किया है। तो आप वहां देखेंगे कि जिन मिनिस्टर्स को सैक किया है
वो ऐसे ऐसे दफ्तरों के जिम्मेवारी में थे जो या तो कंट्रोवर्सी में थे या कोविड जैसे या इकोनॉमिक अफेयर्स से जूझ रहे थे कहीं ना कहीं। तो इन सबको देखते हुए लग रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि एक नया टीम बने जो मोदी जी के जितने भी एफर्ट्स है, बीजेपी सरकार के एफर्ट्स है, उनको आगे बढ़ाए। और साथ में जो एक कम्युनिकेशन गैप शायद उन्हें महसूस हो रहा है कि जो किया गया है और जो जमीन तक पहुंचने वाली बात है, ये दोनों की कमियों को भी कम करने की कोशिश मुझे लग रहा है। जाहिर सी बात है। तो इसलिए काफी जितने भी आप मिनिस्टर्स को देखेंगे, और मिनिस्टर्स में काफी पढ़े लिखे मिनिस्टर्स है और अब अपने अपने फील्ड में काफी एक्सपीरियंस लोग भी लाए हैं और काफी यंग लोग भी लाए। जब मैं यंग बोल रहा हूँ तो इंडियन पॉलिटिकल स्टैंडर्ड से यंग है। तो मुझे लगता है एक नया फेस देने की और एक नए शुरुआत करने की कोशिश है, क्योंकि उनको मोदी सरकार को पता है कि कोविड और इकोनॉमी की वजह से काफी सारे मुद्दे आ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये सब की मार पड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात है, अगले 1 साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए आप देख सकते हैं कि नए जितने भी मिनिस्टर्स है, इनमें से 7 मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश से है। हालांकि ऑलरेडी 7 मिनिस्टर्स थे, अगर हम छोड़ दे जिन लोगों को सैक किया गया उनको छोड़ दिया जाए तो 7 मिनिस्टर्स ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से थे और 7 जोड़ के 14 मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश कितना इम्पोर्टेंट है मोदी जी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है अगर 2024 में अच्छे नतीजे लाने हैं। अच्छा, क्या कुछ लोगों को सजा भी मिली है इसके जरिए, जैसे बंगाल में पार्टी की हार और स्वास्थ्य मंत्रालय का अच्छा प्रदर्शन ना करना, क्या इन सब ने भी इस फैसले को प्रभावित किया है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये बात है। बंगाल में जिन लोगों को जिम्मेवारी दिया गया था बंगाल जीतने के लिए, तो उन जैसे कि दिलीप घोष थे, बंगाल प्रेसिडेंट है, कैलाश विजयवर्गीय थे जो इंदौर से है लेकिन बंगाल के इंचार्ज थे, और साथ में बाबुल सुप्रियो एक फेस बन के उभर के आया था, काफी कैंपेन किया था। इन तीनों में से बाबुल सुप्रियो को सैक किया गया है और जो कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष जो आकलन लगाए जा रहे थे कि इन दोनों को मिनिस्ट्री मिल सकता है, उन दोनों को ही मिनिस्ट्री नहीं दिया गया है। ये एक मैसेज है कि ये टीम फेल हो चुका है, तो दूसरे टीम को आजमाया जाए। इसलिए बंगाल से अभी नए मिनिस्ट्री में आप देखेंगे तो बंगाल से भी आपका आया है लगभग 4 मिनिस्टर, नए मिनिस्टर लिए गए। सारे जूनियर मिनिस्टर है, लेकिन 4 मिनिस्टर ले जाने का मतलब है, कैबिनेट यूनियन मिनिस्ट्री में ले जाने का मतलब है कि बीजेपी का फोकस बंगाल में अभी भी बरकरार है। शायद एक नए टीम के साथ उतरेंगे। और बाकी जो आपने कहा हेल्थ मिनिस्टर को सैक करने की बात, डेफिनेटली मोदी जी चाहते हैं कि जितने भी ब्लेम अब मिला होगा कि कोविड मैनेजमेंट में जितने भी ब्लेम है, वो बड़ी आसानी से हर्षवर्धन के सर पे देके उनको हटा दिया गया है, ताकि अब हम नए शुरुआत करेंगे। गलती हमसे अगर हुई भी है तो वो सारे गलती हर्षवर्धन की वजह से हुई है। ये एक मैसेज पब्लिक के लिए दिया जा रहा है। कितना पब्लिक एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये पनिशमेंट उसलिए है। उसी तरह आप रविशंकर प्रसाद के देख सकते हैं कि ट्विटर और जितने भी IT रिलेटेड या सोशल मीडिया रिलेटेड इश्यूज है, वो बहुत ज्यादा फोकस में आ गए। एक जंग छिड़ गया गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर एक्सेट्रा रहे होंगे। तो रविशंकर प्रसाद को हटा के मोदी जी ने एक अपने तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और साथ में आप ये भी आपको ध्यान में होगा कि IT रूल्स जितने भी बने थे उनके 50% IT रूल्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, जो प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों मिनिस्टर के हट जाना, दोनों के परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा या बुरा बोल सकते हैं, लेकिन दोनों क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट में शायद फेल हुए हैं, तो इनलिए दोनों को हटाया गया है। सवाल मेरा आपसे ये भी है कि किन नामों का मंत्रिमंडल से बाहर होना और किन का अंदर आना आपको चौंका रहा है? देखिए, अंदर जो आया है नाम, उनमें से बहुत हैरानी करने वाली नाम तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सारे नाम जैसे सिलेक्ट किया गया है तो उनमें कहीं ना कहीं इलेक्शन, कास्ट इक्वेशन और बीजेपी के सांगठनिक जो प्रक्रिया है
वो सबको और कंसिडरेशन है, इन सबको लेके वो मंत्रिमंडल चूज किया गया है। तो इसमें हैरानी नहीं है, लेकिन हाँ, जो सैक किया गया इन दोनों में मुझे सबसे हैरान लगा प्रकाश जावड़ेकर जी का नाम ना होना, क्योंकि वो लास्ट टाइम एज एन एनवायरनमेंट मिनिस्टर उन्होंने काफी अच्छा काम किया था मोदी जी के हिसाब से, और इसीलिए उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री भी दिया गया था, तो सराहा गया था, और इस बार भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उनको ही दिया गया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो एक परसेप्शन बैटल में वो फेल हुए हैं, तो ये एक हैरानी की बात है। और रविशंकर प्रसाद जी एक दिग्गज मंत्री रहे, काफी सीनियर नेता है, वो बिहार में इलेक्शन जीत के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़के जीत के आए हैं। यूजुअली वो राज्यसभा मेंबर होते हैं, तो इस बार लोकसभा से लड़े भी थे और जीते भी थे। तो ये दोनों मंत्री का ऑब्वियसली सैक करना एक हैरानी की बात है। लेकिन सबसे हैरानी की बात मुझे लगा सुशील मोदी की बाहर रहना, मिनिस्ट्री से बाहर रहना, ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये सबको लग रहा था कि सुशील मोदी जी को एक अच्छा कैबिनेट मिनिस्ट्री दिया जाएगा, जो हुआ नहीं, क्योंकि अब वो बिहार में भी मिनिस्टर नहीं है और बीजेपी के दिग्गज नेता है बिहार में। अब उनका क्या पॉलिटिकल फ्यूचर पार्टी तय करेंगे, ये देखना होगा। अच्छा, कभी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या पुरानी राह पकड़ ली है, क्योंकि भारी भरकम संख्या में मंत्रियों को बनाया गया है? जी बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता है 81 मिनिस्टर लिया जा सकता है, तो लगभग मोदी जी को अगर ले तो 77 मंत्री आ गए हैं मंत्रिमंडल में। तो वही कहा जाता है कि जब पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं, नैया थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, खेवैया को अलग अलग राह पकड़ना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी नैया पार लगाने की ये कोशिश है, तो सारे पुराने मुहावरे और जो स्लोगन्स थे उनको भूल के अब नई राह पे चल पड़े हैं मोदी जी, और इलेक्टरल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देश में अभी कई सारे चैलेंजेस है। सबसे बड़ा मुद्दा तो उत्तर प्रदेश जीतना है, तो इसलिए जाहिर सी बात है अब वो पुराने स्लोगन को दरकिनार करना पड़ रहा है। अच्छा, वैसे इसके अलावा सरकार ने एक नया मंत्रालय भी बना दिया है। नाम है उसका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहकारिता मंत्रालय। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सहकारिता मंत्रालय का जिक्र किया था, ये आपको शायद याद भी हो। तो नए मंत्रालय के लिए एक प्रभारी मंत्री को नामित किया जा सकता है। अब ये कैसे काम करेगा, पहले कैसे काम होता था, और इसका बेसिक सिस्टम क्या होता है, इन कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए हमने बात की द लल्लन टॉप के रिपोर्टर वरुण कुमार से। सबसे पहले तो वरुण, मुझे बताइए आसान भाषा में कि सहकारिता क्या है? देखिए, सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर काम करना, सहकार्य, कॉपरेशन। सहकारिता के तहत बहुत सारे किसान या बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं, इसको सहकारिता कहा जाता है। अच्छा, इस मंत्रालय को बनाए जाने की जरूरत क्या थी, और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, सहकारिता मंत्रालय का जो प्लान है वो काफी वक्त से वो पाइपलाइन में था। सरकार ऐसा चाहती थी कि सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया जाए। अभी तक जो सहकारिता का जो जितना भी काम था वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन अब सहकारिता मंत्रालय को पूरी तरीके से एक अलग मंत्रालय बना दिया गया है। और इससे फायदा ये होगा कि जो आत्मनिर्भर मिशन के जितने भी जो पहलू हैं, उसी तरीके से सरकार ये चाहती है। कोविड के बाद हम देखते हैं कि सरकार का बहुत ज्यादा फोकस आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर के ऊपर जो है सरकार का फोकस रहा। तो इसी तरीके से यदि सहकारी समितियां होंगी, लोग व्यापार करेंगे, लोग बिजनेस करेंगे, जो किसान हैं, ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, वो मिलजुल के अगर इस तरीके के तमाम कदम उठाएंगे, तभी जो पैसा है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाएगा, उन लोगों के हाथों तक पहुंच पाएगा। और ये अभी भी हमारे देश के अंदर 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां काम कर रही हैं, बहुत सारे सहकारी बैंक काम कर रहे हैं। अमूल एक बहुत बड़ा उदाहरण है सहकारी संस्थाओं का, समितियों का। तो उसी तरीके के अन्य
बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सामने आए, बहुत सारे लोग इस तरह की सहकारी संस्थाएं बनाएं और अपना अपना व्यापार करें, तभी उन लोगों तक वो पैसा पहुंच पाएगा और जो मीडिएटर्स हैं उनका काम खत्म होगा। वरुण, ये सहकारी समितियां अपना व्यापार कैसे करती हैं और क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जो बहुत सफल रहे हों या असफल रहे हों? देखिए, जब हम बात करें एक सफल उदाहरण की, तो अमूल से बड़ा सफल उदाहरण भारत के अंदर कोई दूसरा नहीं है। अमूल आज दूध से लेकर घी तक बनाता है, चीज से लेकर मक्खन तक बनाता है। वर्गीज कुरियन ने इसकी नींव रखी थी और 26 लाख से ज्यादा किसान जो है वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। गुजरात के आणंद गांव से इस मिशन की शुरुआत हुई थी, 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी और ऐसे बहुत सारे किसान भी इसके जरिए फायदा कमाते हैं जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य शख्स जो होता है, एक अकेला जो इंसान है, उसके लिए व्यापार करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हजारों लाखों किसान मिल गए, उन्होंने एक अपनी संस्था बनाई और खुद ही इसका प्रबंधन किया और आज अमूल के रूप में हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूंगा भारत का सबसे बड़ा ये सफल उदाहरण है सहकारी समितियों का। बात हम जब असफलता की करते हैं, असफल उदाहरणों की करते हैं, तो हम कहते हैं कि सहकारी बैंक जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं असफल उदाहरण उनको कहा जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों में उस तरह के कुछ मामले भी सामने आए। कहने को इन बैंकों का जो नियंत्रण होता है वो आरबीआई के पास होता है, लेकिन जो इनका प्रशासन होता है वो राज्य सरकारों के पास होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग लोन ले लेते हैं लेकिन उसको वापस नहीं कर पाते, क्योंकि सहकारी बैंक जो होते हैं वो बहुत कठिन शर्तों पर लोन नहीं देते। लिहाजा ऐसी स्थिति में जो बैंक का पैसा होता है वो डूब जाता है। अभी मेरी रिसेंटली कुछ समितियों के अधिकारियों से बात हुई, वो इस बात से सहमत नहीं है कि सहकारी बैंक एक असफल उदाहरण है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, साउथ में कई जगहों पर, कई बड़े राज्यों में, गुजरात में जो सहकारी बैंक हैं उनकी पहुंच बहुत दूर दराज तक है, बहुत अंदर ग्रामीण क्षेत्रों तक है और जहां बहुत प्राइवेट बैंक नहीं पहुंच पाए, जहां सरकारी बैंक नहीं पहुंच पाए, ऐसे इलाकों में भी ये जो बैंक हैं लोगों को बहुत आसान शर्तों पर लोन देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी जो बैंकिंग नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो जो अधिकारी हैं वो इस बात से सहमत नहीं है कि जो सहकारी बैंक है वो एक असफल उदाहरण के रूप में उसको नहीं मानते वो लोग। अच्छा, नए प्रभारी मंत्री को भी नियुक्त किया जाएगा, एक खबर आई है, तो इनका काम क्या होगा और इस पूरे मंत्रालय को बनाने में कितना खर्चा आएगा? देखिए, अभी चूंकि बहुत ज्यादा इस मंत्रालय के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, सिर्फ इतना अभी तक पता चला है कि एक नया मंत्रालय अस्तित्व में आएगा और इसका नाम सहकारिता मंत्रालय होगा। चूंकि ये कृषि मंत्रालय से अलग होकर एक नया मंत्रालय बनाया जा रहा है, अभी पीआईबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसके बारे में बताया, निर्मला सीतारमन ने भी ट्वीट करके इसके बारे में बताया और तमाम जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं और पार्टी ने खुद भी इसके बारे में ट्वीट कर जानकारियां दी हैं, लेकिन वो सभी इस बारे में है कि किस तरीके से लोगों को बेनिफिट होगा, फायदा होगा, और इसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। ये अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि इसमें जो बनाने में कितना खर्चा आने वाला है और कौन अभी जो मंत्री होंगे वो कौन होंगे, अभी उनका नाम भी साफ नहीं है कि कौन मंत्री होने वाले हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये तमाम जो सवाल हैं हम लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगे और ये भी पता चलेगा कि कितना फायदा लोगों को पहुंचा। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।
बंगाल में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव तो पारित हो चुका है। प्रस्ताव के पक्ष में 196 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 69 सदस्यों ने वोट डाले। असल में चुनाव के दौरान ही ममता ने वादा किया था कि विधान परिषद का गठन कराएंगी वो, और जाहिर है इसमें टीएमसी के उन नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिल सके, या हो सकता है जो हार गए हों उनको भी थोड़ा सा समायोजित करने की कोशिश हो। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, जिनमें एक तो यही है कि अभी विधान परिषद के गठन की ऐसी क्या जरूरत थी और इससे बदलेगा क्या। हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल से। लेकिन ममता बनर्जी जब फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, उसी समय ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले बोले थे कि हम जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे गुजरात में, जैसे बहुत सारे राज्यों में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, पहले था अभी नहीं है, वो हम लागू करेंगे। और उसका कारण उस समय, आज नहीं, उस समय ममता बनर्जी ने जो एक्सप्लेन किए हैं कि ये जो है, ये जैसे लोकसभा राज्यसभा है, राज्यसभा में एल्डर मेंबर जाते हैं और जो लोकसभा को सुझाव देते हैं आगे बढ़ाने के लिए, वैसे जो हमारे सिविल सोसाइटी हैं, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग राज्यसभा में आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद कोर्ट में चला गया इशू, और कोर्ट ने उसको इनकार कर दिए थे, जिसके कारण ममता बनर्जी ने पीछे हट गए थे। अभी जब थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने के पहले मैनिफेस्टो में भी लिखे थे कि हम अगर सरकार में आए तो विधान परिषद एक लागू करेंगे। लेकिन इसमें डिबेट जबरदस्त चल रहा है कि इसको बंद कर दिया गया था, उस समय जरूरत नहीं है, ये इशू था। तो ममता बनर्जी का आर्गुमेंट है, अगर जरूरत नहीं है तो जहां जहां है देश में, उसी वो सब राज्यों में भी क्यों नहीं बंद किया जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के फॉर्मर ऑफिशियल यूपी में एमएलसी मेंबर हुई है शर्मा जी, लेकिन अभी असेंबली में पास हो जाने से पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकली इसको करने का एक थ्रस्ट हुआ है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ममता बनर्जी भी जानते हैं, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में आएगा और उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैबिनेट में आएगा। इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो आप पूछ सकते हैं, जब ममता बनर्जी को पता है कि इतना आसान नहीं है, फिर भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मैनिफेस्टो में कमिटमेंट है, पार्टी का कमिटमेंट है, और सामने सबके सामने दिखाना भी चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो एमएलए नहीं बन पाए, उसको लाने का भी एक कोशिश हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होगा तो कहेंगे मैंने कोशिश किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने नहीं दिए हैं। तो इससे व्हाट एवर ममताज पॉलिटिक्स आई एक्सप्लेन, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और मोदी जी का जो पॉलिटिक्स है, वो मोदी जी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवेंचुअली ये खत्म करना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन होते हैं, जिसको एमएलए नहीं बना पाया उसको एमएलए बना दिया। इसमें कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल और सिविल सोसाइटी वाला जो इशू, जो पुराना कल्चर था, वो आज नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बंदी करना है तो राज्यसभा भी बंद कर दो। तो अगर अपर हाउस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में, मतलब नेशनल लेवल में जारी रखेंगे, तो स्टेट लेवल में एबोलिश क्यों करेंगे? अगर एबोलिश करेंगे तो हर स्टेट में ना करके एक राज्य में करने क्यों नहीं देंगे? ये हम प्रेशर डालेंगे और सेंटर के खिलाफ इसको इशू बनाएंगे। तो व्हाट एवर ममता इज डूइंग, देयर इज अ मेथड इन हर मैडनेस, जो मैडनेस बोलते हैं जो प्रतिपक्ष। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। जयंत जी, प्रस्ताव तो पारित हो गया है, लेकिन आगे की राह क्या है? क्या ममता बनर्जी को नॉमिनेट वगैरह किया जाएगा? क्योंकि वो तो अपना चुनाव हार गई थी और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें भी कहीं ना कहीं से विधायक तो बनना ही है। तो अगर चुनकर नहीं आई तो क्या नॉमिनेट होकर आएंगे? नहीं, ममता बनर्जी अपने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मतलब रहने के लिए, जो नॉन एमएलए सीएम, उनके लिए विधान परिषद कर रहे हैं, ऐसे ये कंप्लीटली इट्स नॉट करेक्ट। बिकॉज उसके लिए तो वो रिजाइन कर देंगे, एक दिन के लिए रिजाइन करके नेक्स्ट डे वोट टेकिंग करेंगे। ये तो तय हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि 6 महीने में जो बाई इलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी भी चिट्ठी लिखे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले हैं और इलेक्शन कमीशन के पास भी बोले हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन 6 महीने में करेंगे, ऐसे ममता बनर्जी का भी उम्मीद नहीं है। और इसीलिए ममता बनर्जी ऑलरेडी शी हैज स्टार्टेड कैंपेन कि हमको 6 महीने में चुनाव जीतने संभव है, ये जान के बीजेपी करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो पूरा जो चुनाव हुआ है वो ममता के नाम से ही हुआ है। तो एक सीट में 2000 सीट में शुभेंदु अधिकारी जीते हैं,
ये पश्चिम बंगाल में कोई मेजर इशू ममता बनर्जी समझते हैं कि ये कोई मेजर इशू नहीं है, और वो एक दिन के लिए रिजाइन कर देंगे और नेक्स्ट डे सीएम बन जाएंगे, और उसमें मेजोरिटी ऑफ द एमएलए का सपोर्ट है। कोई बीजेपी शिकायत करेंगे, शुभेंदु अधिकारी एट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत तीखी आलोचना करेंगे कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ, और पश्चिम बंगाल में अगर उसके बाद भी 6 महीने में भी आप अगर चीफ मिनिस्टर का चुनाव नहीं कराएंगे तो वो पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे ममता बनर्जी, दैट विल बी पॉलिटिकल बैटल की नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी अगर चुनाव नहीं कराएंगे। तो दैट इज द रोड मैप ऑफ ममता's पॉलिटिक्स। ये थे वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बंगाल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने 1952 में विधान परिषद का गठन किया था, मगर 1969 के बाद दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार ने इसे खत्म कर दिया था। तो अब एक बार फिर से बंगाल में हम विधान परिषद देखेंगे। और अब बात उस शख्स की जिसके जिए हुए किरदारों ने फिल्मी पर्दे पर खामोशी को लफ्जों से ज्यादा ताकतवर साबित किया। डायलॉग्स में पॉज की अहमियत को समझाकर अपने किरदारों को उन्होंने अमर कर दिया। 98 साल की उम्र में आज दुनिया को अलविदा कह गए ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। सुनिए जमशेद कमर सिद्दीकी से दिलीप साहब की जिंदगी के कुछ खास किस्से। और नूरजहां जी वहाँ मेरी दाईं तरफ बैठी हुई देख रही हैं। उनके चेहरे पे वही मन मुस्कुराहट है जो हमेशा जीनत रही है उनकी चेहरे की और उनकी शख्सियत की। मैं इतना जरूर कहूँगा कि नूरजहां जी जितने बरस के बाद आप हमसे मिलने आई हैं, ठीक उतने ही बरस हम सब ने आपका इंतजार किया है। ये वो आवाज है जिसकी बादशाहत हिंदुस्तानी सिनेमाई पर्दे पर 40 सालों तक रही। एक बेहद नफीस, नर्म और नाजुक लहजे में लफ्जों के बीच में खामोशियों से बोलने वाले दिलीप कुमार की, जो आज इस फानी दुनिया को अपनी बेशुमार यादों के जुगनू सौंपकर हमेशा के लिए चले गए। साल 1982 में जब मशहूर गायिका नूरजहां 35 साल बाद हिंदुस्तान लौटी थीं, तो इसी अंदाज में दिलीप साहब ने उनका इस्तकबाल किया था। दिलीप साहब आज नहीं हैं। एक लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। सब्र हम करें जिनकी दुनिया वीरान कर दी गई, और सब्र वो न करें जिनके सिर्फ शौक बादशाहत को ठेस लगी। नहीं, ये तुम्हारे महाबली की बादशाही है। ये तुम्हारे महाबली की बादशाही नहीं, खुदाई है कि वो दिलों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं। कद्दावर शख्सियत जब दुनिया से जाती है तो उनकी छोटी छोटी यादें भी खास हो जाती हैं। दिलीप कुमार के चाहने वालों के पास उनकी बेहिसाब यादें हैं। उन्हीं यादों को खंगाल कर हमने उनकी जिंदगी के कुछ किस्से आपके लिए चुने हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए कि दिलीप कुमार के जिगरी दोस्त और ही मैन ऑफ हिंदी सिनेमा कहे जाने वाले धर्मेंद्र साहब ने आज दिलीप कुमार को कैसे याद किया। कभी मेरे लिए वो इस खुदा से इस इंडस्ट्री के जिनके घर को देख के दूर से चला आता था, जैसे कोई तीरथ हो गया या कोई हज कराया हो, तो उनसे मिलने के लिए मेरी क्या हसरत होगी। उनसे मिला मैं, क्या उनका हो गया वो मेरे हो गए। हमेशा ऐसे रहे। आज एक बहुत सदमा हो रहा है मुझे। हम बात तो व्हाट्सएप से नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने किताब की जब उनकी हमने रिलीज पे गए, हम मुझे देखकर मुस्कुराए, मेरी पीठ थपथपाई। वो फ्रेम में बार बार देखता हूँ कि यार उनके दिल में मेरे लिए कितना प्यार था। दिलीप कुमार का नाम हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों की फहरिस्त में हमेशा रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार कैसे पड़ा? सुनिए ये किस्सा खुद दिलीप साहब की आवाज में। हकीकत बताऊं? जी हाँ। ये पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। पिटाई? हाँ। मेरे वालिद क़िबला मरहूम अल्लाह उनको बख्शे, वो
फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे और उनके अजीज़ दोस्त एक लाला बशीरनाथ थे, जिनके साहबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे। और वो अक्सर बशीरनाथ जी से बड़ी शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। उस वक्त 2-3 नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने अपनी जाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए। तो बाद में कुछ कोई 2-3 महीने के बाद जब मैंने अपना खुद इश्तिहार में नाम देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार तजवीज़ किया गया। कम लोग जानते हैं कि दिलीप साहब को सितार बजाना भी आता था और ये सितार उन्होंने शौकिया नहीं सीखा बल्कि एक फिल्म में कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सीखा था। कौन सी थी वो फिल्म और क्या था ये किस्सा, बता रहे हैं आरजे, कॉलमिनिस्ट और फिल्म ब्लॉगर यूनुस खान। एक्टिंग को लेकर वो किस कदर गंभीर थे, इसकी एक मिसाल ये है कि फिल्म कोहिनूर के गाने मधुबन में राधिका नाचे के लिए उन्होंने बाकायदा उस्ताद से सितार सीखा और निर्देशक का ये कहना था कि केवल किसी और की उंगलियां फिल्मा ली जाएं और ये दिखा दिया जाए कि वो दिलीप साहब हैं, पर दिलीप साहब को ये कतई मंजूर नहीं था और उन्होंने बाकायदा सितार सीखा और इस कदर सीखा कि अपनी उंगलियां जख्मी कर दी। अब इस तथ्य की रोशनी में जब आप मधुबन में राधिका देखें और खासतौर पर जब आखिर में देखें कि किस तरह से वो द्रुत बजा रहे हैं, तो आप महसूस कर पाएंगे कि वो कितने ज्यादा अपने रोल में डूब जाया करते थे। दिलीप कुमार न सिर्फ एक शानदार अदाकार के तौर पर जाने जाएंगे बल्कि उनका नाम फलक में इसलिए भी गूंजेगा क्योंकि उन्होंने बेशुमार चैरिटी की, वो भी उस दौर में जब दिव्यांग बच्चों के वेलफेयर को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी। उन्होंने कई संस्थाएं बनाई और तमाम दिव्यांग बच्चों की आंखों का ऑपरेशन करवाया। इस बात की तस्दीक उन्होंने दुबई के एक जलसे में खुद की थी। साल था 1985। सुनिए दिलीप कुमार को। शोहरत एक किस्म का मर्ज भी है। फिल्म फेम, फिल्म ग्लैमर, ये देखने में तो बहुत चमकता दमकता एक सिलसिला है जिससे आंखें चौंध जाती हैं लोगों की, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे अमराज हैं जो इंसान के दिमाग में, उसकी सेहत में उसकी नशोनुमा होती है। जमीन से पांव उठ जाते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर लोग जब शोहरत पाते हैं आते जाते ऐसे लगता है कि ये जमीन की सतह से जरा ऊपर हवा में चल रहे हैं और उसके साथ उनका जहन और उनका दिमाग चाहिए कि जमीन के ऊपर पांव जमा रहे, पैर जमीन से लगा रहे, इंसानियत के मरकज से और उन कदरों से इंसान हटे नहीं, अपनी शोहरत से खुद ही मुतासिर न हो जाए। इसलिए मैंने तो अपने मर्ज के इलाज में मदावा किया उसका कि मैं जाके अंधों की एसोसिएशन जो है उनकी इमदाद की, या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनकी इमदाद के लिए मैं उसमें शामिल हो गया। इंसान को खुदा का खौफ होता है, दिल में पैदा होता है और इस बात का एहसास होता है कि नहीं, इंसानी जज्बा बरकरार रहे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। तो ये थी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की चंद यादें। आज उनके इंतकाल पर आज तक रेडियो की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दिलीप कुमार अपने शानदार किरदारों, बेहतरीन अदाकारी और दिलकश नेक शख्सियत के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। तो आज के दिन भर में इतना ही। कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर लिखकर भेज दें आप, और या फिर फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी अपनी बात कह सकते हैं। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और अपने शो में भी शामिल करते हैं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, मुझे इजाजत दीजिए। आज का शो प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग मेरे दोस्त अमृत रेगी कर रहे थे। हम सभी की तरफ से शुभ संध्या। सुनते रहिए आज तक रेडियो।